चलिए फिर आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज क्या है, आज भाई डे 21 से लेकर डे 25 तक जो भी प्रश्न आपके पिछले हफ्ते लिखे गए हैं, उन प्रश्नों में से कुछ अच्छे आंसर्स उठा लेंगे और अच्छे आंसर्स के फॉर्मेट पर डिस्कस कर देंगे, ताकि आप लोगों ने यदि आंसर राइटिंग की हुई है तो वहां से फॉर्मेटिंग को आप समझिए, स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लीजिए और अपने क्वेश्चन को सेल्फ एवेल्युएट कर लीजिएगा। हालांकि जो एवेल्युएशन है आपको मिल जाता है, लेकिन फिर भी यहां पर वीडियो के माध्यम से यह कोशिश की जाती है कि फॉर्मेट यदि आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है उस पर, तो और बेहतर की जा सके। ठीक है, तो देखो पिछले जो फर्स्ट पेपर है हमने कंप्लीट कर लिया है और थोड़ा सा गैप हो गया सेकंड पेपर स्टार्ट करने से पहले, चूंकि सेकंड पेपर से पहले सोसाइटी का कुछ पार्ट बचा हुआ था, तो डे 21 से हमारा डे 21 से लेकर के डे 24 तक सोसाइटी का पार्ट कवर किया गया है, जो कि फर्स्ट पेपर में आता है। इसके बाद हमने पेपर 2 स्टार्ट कर दिया है और वह शुक्रवार से शुरू हो चुका है। ठीक है, अभी एक दिन का कंप्लीट हुआ है, तो वही कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर 3 क्वेश्चंस लेंगे हम लोग हिंदी के, 2 प्रश्न लेंगे हम इंग्लिश के, उसको हम डिस्कस कर लेंगे जैसे पहले की भांति ही हम करते चले आ रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं भाई। क्षेत्रवाद पहले समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि क्षेत्रवाद क्या है और इसके समाधान हेतु उपयोगी सुझाव प्रस्तुत कीजिए। तो इस पर जब आप आंसर लिखोगे तो पहले आपको क्या बताना है, इसकी डिमांड को समझ लेना है और वो 8 सेकंड के अंदर आपको बताया है कि डिमांड क्लियर हो जानी चाहिए और स्ट्रक्चर आपके ब्रेन में बन जाना चाहिए। जैसे भाई क्षेत्रवाद क्या है यह बताना है इस प्रश्न में और इन शॉर्ट बताना है। इसके बाद समाधान पूछा गया है कि समाधान के लिए आपको सुझाव देने हैं, तो समाधानों को लेकर के जो प्रयास किए जा रहे हैं उससे पहले क्षेत्रवाद से उपजने वाली जो चुनौतियां हैं, भाई बिना चुनौतियां जाने हुए या बिना चुनौतियों को बताए हुए आप एग्जामिनर को समाधान कैसे बताओगे, है ना। तो ये प्रश्न में छुपी हुई मांग है कि आपको चुनौतियां भी इन ब्रीफ बता देनी है और पहले क्षेत्रवाद के बारे में बहुत ही कम शब्दों में 40 से 50 शब्दों में आपको ये स्पष्ट कर देना है। क्योंकि प्रश्न में आपको मांग समझनी होती, कितने प्रश्न शब्दों में आपको प्रश्न लिखना है, उस आधार पर ही आपको अपना एक स्ट्रक्चर बना लेना होता है। तो यहां देखो कैंडिडेट ने क्या किया है, पहले क्षेत्रवाद के बारे में बताया है कि क्षेत्रवाद एक विचारधारा है जो धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक या सांस्कृतिक कारणों से पृथक अस्तित्व के लिए जागृत होती है। इसके अलावा आप बहुत आसान शब्दों में बताओ कि क्षेत्रवाद जैसी जो अवधारणा होती है, यहां पर जो क्षेत्रीय निष्ठा होती है, यह क्षेत्रीय निष्ठा राष्ट्र की निष्ठा से ऊपर उठ जाती है। जहां क्षेत्रीय महत्व को प्राथमिकता दी जाती है, वहां पर क्षेत्रवाद जैसी स्थिति पनपती है। ठीक है, ये बहुत साधारण सी भाषा है, किसी को भी आप समझा सकते हो क्षेत्रवाद के बारे में। अब इसके कई कारण हो सकते हैं, उसमें आपको धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इन कारणों की चर्चा करनी है। इसीलिए हमारे क्षेत्रवाद जो है, हमारे देश में क्षेत्रवाद अलग अलग स्वरूपों में दिखाई देता है। ठीक, ये हो गई इस पर एक समझ। और ये देखो बताया गया है क्षेत्रवाद के जो प्रकार बताए गए हैं। यहां देखो इन ब्रीफ आप क्षेत्रवाद के प्रकार इस तरीके से बता सकते हो, लेकिन कैंडिडेट ने जो गलती की है वो गलती ये है कि बताया तो है भाई हमारे यहाँ पर भाषाई आधार पर दिखता है, धर्म के आधार पर दिखता है, आर्थिक असंतुलन दिखाई देता है ना, आर्थिक जो विषमता दिखाई देती है अलग अलग क्षेत्रों में, उसके चलते जो क्षेत्रीय मांगे उठती रहती हैं, वह भी यहां बताना है आपको। राजनीति के आधार पर, जो वोट बैंक के आधार पर राजनीति होती है, जाति के आधार पर राजनीति होती है, धर्म के आधार पर राजनीति होती है, इसके चलते भी क्षेत्रीय जो शक्तियां हैं वह जन्म लेती हैं। और क्षेत्रीय जो संस्कृतियां हैं, यानी कि जो सांस्कृतिक विविधता है, इसके चलते क्षेत्रवाद आपका उत्पन्न होता है। फिर भौगोलिक कारण, अब ये कारण तो बता दिए, लेकिन इतना ही अगर आप बताओगे तो आपका एग्जामिनर के ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा ना, बहुत सतही प्रभाव पड़ेगा कि बहुत बिल्कुल एकदम सतही लेवल की जानकारी दी गई है। यहां आपको उदाहरण के साथ में स्पष्ट करते हुए चलना है। उदाहरण कैसे बताओगे, देखो भाषाई आधार पर आपको बताना है, तो यहां भाषाई आधार पर भारत में आपको समझना है कि जो तमिल का क्षेत्र है, यहां भाषाई आधार पर आप देखते होंगे कि क्षेत्रवाद की मांग या अलग से तमिल को एक अलग राष्ट्र के रूप में दर्जा देने की मांग उठती रहती है। ठीक है, फिर धर्म के आधार पर तो खालिस्तान का उदाहरण दो। यहां पर आर्थिक असंतुलन, आप विदर्भ का उदाहरण दे सकते हो। यहां समझ लेना एक एक करके पहले उदाहरण देने हैं, है ना। जब भी आपको अपने पॉइंट्स लिखने हैं तो उदाहरण के साथ में अपने पॉइंट को ऑथेंटिक किया करो। ऑथेंटिक करने से एग्जामिनर के ऊपर इंप्रेशन भी अच्छा पड़ता है, साथ ही आपका आंसर भी और बेहतर हो जाता है। फिर देखो जैसे आपको भौगोलिक या क्षेत्रीय सांस्कृतिक आधार पर बताना है, तो एक बात बताइए, भौगोलिक आधार पर सबसे अच्छा एग्जांपल है कि जो आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, तो उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं, इनके चलते यहां इनकी भौगोलिक स्थिति देखो, एक भौगोलिक रूप से अलग पृथक दिखाई देते हैं। दूसरा बात है, यहाँ जो सांस्कृतिक विविधता है, यहाँ सांस्कृतिक विशिष्टता है, ये अलग होने के चलते ये लगातार अपना विशिष्ट एक स्वायत्त मांग करते रहते हैं। सरकार प्रयास भी करती रहती है, लेकिन यहाँ मांग तो उठती ही रहती है ना। तो यहाँ सुप्रा स्टेट वार्ड आपको एक दिखाई देती होगी, अवधारणा जन्म लेती है सुप्रा स्टेट की। सुप्रा स्टेट मतलब है जो सेवन सिस्टर्स के रूप में आपकी जानी जाती हैं, सेवन सिस्टर्स जो राज्य हैं आपके, इन राज्यों को मिलाकर के एक सुप्रा स्टेट की अवधारणा दी जाती है। फिर देखो राजनीति के आधार पर वोट बैंक की राजनीति तो चलती ही रहती है, कहीं पर भी क्षेत्रवाद की जो है भी मांग उठती है। अब ये हो गई भाई, आपको क्षेत्रवाद का स्वरूप समझ में आया, क्षेत्रवाद आपने समझा दिया, इन ब्रीफ आपने समझाया, उदाहरण के साथ समझाया।
फिर आपको देखो समाधान वाले पॉइंट पर जाना है, उससे पहले आपको चुनौतियां बता देनी है। चुनौतियों में क्या होता है भाई, जब कहीं भी क्षेत्रवाद यदि उत्पन्न होगा तो देखो राष्ट्र की जो एकता अखंडता है उसके लिए चुनौती पैदा करेंगे, राष्ट्र की जो आंतरिक सुरक्षा है ना, उसमें चुनौती उत्पन्न करेंगे। आप एग्जाम्पल से हमेशा समझा सकते हो इसको कि एकता अखंडता जैसे बाधित होती है, एग्जाम्पल खालिस्तान का जो मूवमेंट हुआ, यहां पर राष्ट्र की एकता अखंडता बाधित हुई। या आप अगर बताओगे कि आंतरिक अशांति, जैसे अफस्पा जैसे कानून जो लागू किए जाते हैं, उसका एक बड़ा कारण देखो वहां पर क्षेत्रीय मांगे जो उठती है ना, उसके कारण यह देखो आपका इंप्लीमेंटेशन सरकार के द्वारा अफस्पा का जो कानून है वो दिखाई देता है। ठीक, साथ ही साथ और क्या हो सकता है, प्रशासनिक व्यय बढ़ेगा, स्वाभाविक सी बात है, वहां पर जो राजनीति है वोट बैंक की राजनीति पनपेगी। ठीक है, वोट बैंक की जो राजनीति की जाती है या जाति के आधार पर राजनीति हो सकती है, इसका जन्म होगा। इसके साथ साथ चुनावों पर आपको व्यय अलग से करना पड़ेगा, सांप्रदायिकता अलगाववाद जैसी ताकतें यहां पर पैदा होंगी। ठीक है, जो वामपंथी जैसी ताकतें हैं इनका उदय होता है, उग्रवाद उग्रपंथी जो आपके उग्रवादी दल हैं इनको उदय मिलता है, इनका उदय होता है, क्योंकि इनके लिए एक उपजाऊ जमीन पैदा हो जाती है। तो इसीलिए जो क्षेत्रवाद है, क्षेत्रवाद अपने आप में सीधा सीधा आपको समझ में आ रहा होगा कि राष्ट्रवाद का सीधा स्पष्ट रूप से विरोधी दिखाई देता है। हालांकि यदि क्षेत्रवाद नकारात्मक प्रभाव पैदा करेगा तो ये सारी चुनौतियां पैदा होती हैं, और यदि क्षेत्रीय संस्कृतियां, जो आपकी क्षेत्रीय विविधता है, इसे सरकार के द्वारा जैसे संरक्षण दिया जा रहा है और इसे संरक्षित करते हुए राष्ट्र के साथ समन्वय के साथ आगे बढ़ा जाए तो कभी भी क्षेत्रवाद एक चुनौती नहीं हो सकता है। ठीक है, जो क्षेत्रीय विविधता होती है चुनौती नहीं हो सकती है, ये चुनौती बनती तभी है, ये जो उपरोक्त सारी व्यवस्थाएं बताई गई है ना, ये उपरोक्त सारी मांगे हैं, है ना, जो गैर कानूनी मांगे जब पैदा होती हैं, उत्पन्न होती हैं, तो यह एक चुनौती बनती है। अब इन चुनौतियों को साधते हुए देखो सरकार के द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है। यहाँ देखो ये जो फिगर बनाया गया है ना, जैसे ध्यान से सुनना, ये जो फिगर बनाया गया है क्षेत्रवाद का, तो आप इस फिगर को बना सकते हो कहां पर, जब यहाँ क्षेत्रवाद के स्वरूप आपने बताए थे तो साइड में आपको एक छोटा सा फिगर बना देना है, डायग्राम, फिर भारत में अलग अलग क्षेत्रों में कहां कहां पर कौन से क्षेत्रवाद की घटनाएं होती हैं इन्हें बताना है। जैसे यहाँ पर आपको खालिस्तान के बारे में बताना है, यहाँ गुजरात के क्षेत्र में आपको सौराष्ट्र की, महाराष्ट्र के क्षेत्र में आपको विदर्भ की मांग बतानी है, तमिल के क्षेत्र में आपको बताना है, और ये उत्तर पूर्व के क्षेत्र में जो आपकी सुपरा स्टेट की अवधारणा दिखाई देती है ये बताना है। ठीक है, मोटा मोटा आप 4-5 चीजें भी अगर आप एलोकेट कर दोगे अपने मैप पर तो इनफ हो जाएगा, और इतना ही समय होता है, बहुत ज्यादा समय भी नहीं होता है वहां पर। फिर आपको देखो समाधान के स्तर पर जब भी सोचना है तो समाधान के स्तर पर आपके पॉइंट्स दिमाग में आना चाहिए कि सरकार ने क्या संवैधानिक स्तर पर कोई प्रयास किए हैं, वैधानिक स्तर पर प्रयास किए हैं, या और भी सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर आपको ऐड कर देने हैं। जैसे संवैधानिक स्तर पर आपको बताना है तो बताओगे भाई जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं इनका सरकार के द्वारा लगातार समायोजन किया जाता है। यहां उदाहरण में आपको देखो अनुसूची 5-6 बताना है, जो आपको क्षेत्रीय विविधता दिखाई देती है, जो आप एग्जाम्पल के तौर पर जैसे जनजाति जो क्षेत्र हैं और जनजाति क्षेत्रों में इनकी जो सांस्कृतिक विशिष्टता है, इसे बनाए रखने के संदर्भ में ही अनुसूची 5 और अनुसूची 6 इसे शामिल किया गया। फिर अनुच्छेद 371 को आपको रेफरेंस देना है, 371 के तहत जो विशिष्ट दर्जा दिया गया है उसे बताना है, जो विशेष प्रावधान किए जाते हैं। फिर समय समय पर आप बताते हो कि अंतर राज्यीय जो परिषदों का गठन किया गया। ठीक है, तो ये सारे देखो जो संवैधानिक प्रावधान किए गए, इसके साथ साथ जो संघवाद को, भारतीय संघवाद को मजबूत करने के लिए यहां उदाहरण आप सरकारी आयोग, पुंछी आयोग का भी दे सकते हो, क्योंकि जब संघवाद मजबूत होगा तो केंद्र और राज्य के बीच संबंध बेहतर होंगे, और संबंध जब बेहतर होंगे तो क्षेत्रीय जो ताकतें हैं और जो क्षेत्रीय, ये समझिएगा, जो क्षेत्रवाद के कारण जो समस्याएं चुनौतियां पैदा होती हैं उन पर भी लगाम लगाई जा सकती है। फिर देखो कानूनी उपाय है जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है आपका, इसके बारे में आप बता सकते हो कि जब क्षेत्रीय मांगे बढ़ी थी बहुत ज्यादा, भारत के दोबारा से विखंडन होने का जब डर सताया था, तो वहां पर यह अधिनियम बनाया गया था। इस अधिनियम के चलते ही हमने भाषाई पुनर्गठन किया था। पहला आपको पता होना चाहिए भाषाई आधार पर जो आंध्र प्रदेश, पहला भाषाई आधार पर जो आपका आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, इसके बाद ही जब राज्य पुनर्गठन आयोग का राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनता है 1956 में, इसके बाद आपके 14 स्टेट और 6 यूटी, है ना, ये बनाए जाते हैं, है ना, ये राज्य आपके। तो भाषाई आधार पर देखो पुनर्गठन किया गया, और आगे भी लगातार देखो नए नए राज्यों का गठन किया जाता रहा है। ये बताते हुए फिर सरकार की पॉलिसी के स्तर पर, नीतिगत स्तर पर क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं ये बता देने हैं। तो वहां सांप्रदायिकता के लिए, जातिवाद को खत्म करने के लिए जो प्रयास किए सरकार ने, है ना, वित्त आयोग अनुदान की व्यवस्था जो की गई है। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है सरकार के सामने, फंड की समस्या सबसे ज्यादा रहती है। तो यहां जो वित्त आयोग है, इस वित्त आयोग की भूमिका बहुत बढ़ जाती है, और वित्त आयोग की भूमिका जैसे ही बढ़ती है तो आपको पता होना चाहिए कि वित्त आयोग ही तय करता है कि राज्यों को, या राज्यों के आगे जो आपका राज्य वित्त आयोग है मौजूद है, वहां से आपके स्थानीय निकायों को
भाई कितना फंड चाहिए, है ना, और फंड की जो समस्याएं बनी हुई हैं इसका मूल्यांकन भी इन आयोगों के द्वारा ही किया जाता है। तो यह तय करना बहुत जरूरी है और सरकार के द्वारा नीतिगत स्तर पर लगातार यह प्रयास किया जाता है। अब बोले क्षेत्रवाद के स्तर पर सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो समझा दिए, और जो चुनौतियां बनी हुई हैं वो समझा दी गई, और पहले बताया कि क्षेत्रवाद क्या होता है आपका, क्योंकि क्वेश्चन में ही आपका डिमांड था। फिर आपको जब कंक्लूड कर देना है तो कंक्लूजन में भी आपके पास कुछ कीवर्ड होने चाहिए, जैसे विविधता में एकता। क्या है आपके पास? विविधता में एकता। ये कीवर्ड आप नोट कर लिया करो, ठीक है। विविधता में एकता एक आपके पास बढ़िया कीवर्ड है, या एक भारत, ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये बढ़िया कीवर्ड है एक अपने पास। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, विविधता में एकता, ये कीवर्ड्स आप अंडरलाइन करते हुए जब आप अपना कंक्लूजन दोगे तो आपका आंसर एक अच्छा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई प्रवसन क्या है। प्रवासन क्या है, माइग्रेशन के बारे में पूछा गया है, और दूसरा है यहाँ पर पार्ट, इसके कारण सहित व्याख्या दीजिए। देखो पहले तो आपको इस क्वेश्चन में प्रवासन के बारे में बता देना है, माइग्रेशन बता देना है क्या होता है, एग्जामिनर को बहुत आसान शब्दों में समझाना है, और फिर आपको बताना है कि इसके कारण, है ना, कारणों की ही व्याख्या करनी है। प्रश्न की मांग पर ही अटैक करना है। 125 शब्दों में हमें यह आंसर लिखना है। 2 पेज अपने को मिलेंगे और 2 पेजों में ही आपको पहले प्रवसन माइग्रेशन समझा देना है, फिर इसके कारणों की व्याख्या करनी कि आखिर भैया ये प्रवसन होता है तो क्यों होता है, कौन कौन से कारण इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। प्रश्न की मांग समझ गए। अब देखते हैं प्रश्न पर कैसे लिखा गया है। सबसे पहले बताया गया है कि प्रवसन जो है एक भौगोलिक प्रावस्था होती है। अगर आपसे अच्छा पूछा जाए प्रवसन क्या होता है तो क्या बताओगे? कोई एक भौगोलिक इकाई होती है, यहां से दूसरी भौगोलिक इकाई में जब लोगों का स्थानांतरण होता है तो वही घटना आपकी प्रवसन कहलाती है। जहां देखो व्यक्ति का जो मूल स्थान होता है, मूल स्थान से किसी विशेष स्थान पर जाता है व्यक्ति, और वह घटना ही आपकी माइग्रेशन कहलाती है, ठीक है। अब देखो इसके कारण कई हो सकते हैं, हो सकता है उसकी आवश्यकता रही हो, या जहां पर वह रह रहा है वहां पर कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हो जिसके चलते उसे प्रवसन करना पड़ा, माइग्रेशन करना पड़ा, यही 2 कारण हो सकते हैं। बोले ठीक है। फिर आगे देखो ये समझा दिया प्रवसन क्या होता है, बहुत आसान था। इसके बाद अगर कोई डेटा है ना आपके पास, तो उस डेटा के माध्यम से क्या कर सकते हो आप, अपने आंसर को और बेहतर कर सकते हो, है ना। डेटा अगर आपके पास रहा करे तो आप इंट्रोडक्शन के साथ में या एक अच्छे डेटा के साथ अपना आंसर शुरू भी कर सकते हो। और डेटा भी किसका है? वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट का। तो डेटा रेलिवेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई भी उठा करके डेटा डाल दिया, इसका मतलब यह भी नहीं होता है भाई। जैसे वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट का डेटा यहाँ पर डालना चाहिए, वही देखो डाला गया यहाँ पर। क्योंकि प्रवसन के बारे में समझाना है तो आपने बताया कि वैश्विक स्तर पर 281 मिलियन लोग हैं जो अंतरराष्ट्रीय आपके प्रवासी हैं, यानी कि अपने मूल स्थान पर ना रह करके कहीं प्रवास करके और रह रहे हैं। और जो वैश्विक आबादी का कितना है, 3.6% के आसपास है। तो ये याद भी कर लेना, बहुत बेसिक जो डेटा होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हो वो जरूर आप नोट डाउन कर लिया करो। फिर देखो सीधे प्रश्न की मांग पर आते हैं कि कारण क्या हो सकते हैं। अब कारण को अगर आपको पहले अपने माइंड में फ्रेमवर्क बनाओगे तो समझो, आप कभी भी कारण बताओ ना प्रवसन के कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो आपको पहले बताना होगा या तो पुश फैक्टर होगा या पुल फैक्टर होगा। ये क्या होता है भाई? है पुश फैक्टर पुल फैक्टर। देखो पुश फैक्टर ये होता है जैसे आप यहाँ पर रह रहे हो, अब आपको यहाँ से कोई फैक्टर ऐसा है जो पुश कर रहा है यहाँ से, ठीक है। पुश करने का मतलब यहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं है जहां आप रह रहे हो, गरीबी बहुत ज्यादा है भाई, है ना, जो लाइफ स्टाइल है आपकी बहुत खराब है। अब यहाँ से ये चीजें पुश करेंगी आपको, निकलो यार यहाँ से, है ना। तो ये हो गया पुश फैक्टर। अब पुल फैक्टर वो होता है कि यहाँ से आपको शहरी जीवन दिख रहा है, वहां स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी दिख रही हैं, शिक्षा व्यवस्था अच्छी दिख रही है, रोजगार के अच्छे साधन दिख रहे हैं, तो आपको क्या है वो पुल फैक्टर का काम कर रहा है, वो खींच रही हैं आपको चीजें। ये होते हैं पुश फैक्टर पुल फैक्टर, और यही माइग्रेशन का प्रमुख कारण होता है। इसी में आप बता देते हो, चाहे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक बना के लिख दो, है ना, लिखोगे तो वहां सारी समझ में आएंगी कि ये पुल फैक्टर है या पुश फैक्टर है, खुद ही आपको देखो दिमाग में आपके फ्रेमवर्क बनने लगेगा। तो सबसे पहला देखो यहाँ पर बताया गया है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण देखो क्या हो सकता है, यदि दिल्ली बेंगलुरु पुणे जैसी क्षेत्र हैं, यहां पर अगर लोग भागते हैं, यहाँ लोग आकर्षित होते हैं, तो यहाँ पुल फैक्टर क्या काम करता है, यहाँ पुल फैक्टर काम करता है, यहाँ की प्रौद्योगिकी बेहतर है, यहाँ पर रोजगार के बेहतर साधन हैं, ठीक है। यहाँ आर्थिक गतिविधियां तीव्र गति से दिखाई देती हैं, है ना। यदि व्यक्ति आर्थिक आर्थिक दृष्टिकोण से अधिक अगर आप मान लो कमाना चाहता है, मजदूर वर्ग है, जो मजदूरी उसको 300 रुपए मिलती है, वही मजदूरी वह देखता है कि इन क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में 700-800 रुपए कमा सकता है, तो ये आर्थिक कारक हो सकता है नहीं उसके, है ना, माइग्रेट होने का। तो यही होता है, बेंगलुरु पुणे और गुड़गांव जैसे क्षेत्रों में लोगों का प्रवसन अधिक होता है। एक मजदूर का एग्जांपल ले लो, या किसी भी एक जॉब अगर करना चाहता है कोई भी व्यक्ति, तो व्यक्ति कहां भागता है, इन क्षेत्रों में ही ज्यादा भागता है, ठीक है। दूसरा है भाई जनसंख्या आधिक्य की स्थिति।
देखो जनसंख्या आधिक्य की स्थिति क्या होती है, जैसे एक आपका हो गया ग्रामीण क्षेत्र, एक हो गया आपका शहरी क्षेत्र। अब ग्रामीण क्षेत्रों में यदि जनसंख्या बढ़ने लगेगी, अब चूंकि संसाधनों का दोहन नहीं हो पाता है स्पष्ट रूप से, है ना, जितनी मात्रा में शहरी क्षेत्रों में हो पाता है, तो अब जनसंख्या वो जो बढ़ रही है, दबाव बढ़ रहा है, वो किधर शिफ्ट होगी, वो शहरों की ओर शिफ्ट होती है। तो ये जनसंख्या आधिक्य के चलते ये पुश फैक्टर का काम करता है, चूंकि वहां पर रोजगार की आवश्यकता होती है। अब जो जनसंख्या बढ़ेगी उसे रोजगार चाहिए, पोषण चाहिए। अब पोषण की आपूर्ति के लिए कहां जाएगा, बोले शहरी क्षेत्रों की ओर भागेगा। फिर देखो भौगोलिक कारण भी जिम्मेदार होता है। अब जैसे यहाँ एग्जांपल ले लो बुंदेलखंड के क्षेत्र का। अब बुंदेलखंड के क्षेत्र में भौगोलिक अनुकूलता तो है नहीं रहने के लिए। अब भौगोलिक अनुकूलता जब नहीं है, इसीलिए यहाँ के लोग आपको देखने को मिलता होगा प्रवसन करते हैं आसपास दिल्ली आगरा जैसे क्षेत्रों में। ठीक है, तो ये देखो भौगोलिक कारण भी जिम्मेदार होता है। आगे बढ़ेंगे तो सामाजिक कारण। अब सामाजिक कारण यह है कि देखो अपनी जो जीवन शैली है, आज का जो सामान्य वर्ग है या लोअर मिडिल क्लास को ऐसे समझो कि वो अपनी जीवन शैली को बेहतर करना चाहता है ना, और इससे बेहतर जीवन शैली को देख करके वह आकर्षित होता है। आकर्षित होने के संदर्भ में शहरों की ओर भागता है, तो ये एक सामाजिक कारण भी जिम्मेदार है। फिर देखो धार्मिक कारण। अब धार्मिक अगर असहिष्णुता बढ़ेगी, जैसे किसी क्षेत्र में यदि सांप्रदायिकता बढ़ती है, एग्जाम्पल लेते हैं कश्मीरी पंडितों के साथ जो सांप्रदायिक हिंसा हुई, इस सांप्रदायिक हिंसा के चलते वह प्रवशित होकर के कहां आ गए, दिल्ली के क्षेत्रों में आ गए, पंजाब के क्षेत्रों में आ गए। तो बोले इनका जो प्रवशन हुआ ये किस कारण हुआ, बोले ये सांप्रदायिक हिंसा के चलते हुआ। इसलिए एक धार्मिक कारण भी हो सकता है माइग्रेशन का। फिर राजनीतिक कारण भी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल समझना है तो आज के समय में यूक्रेन में, रूस और यूक्रेन में जो युद्ध छिड़ा हुआ है, या इजराइल और फिलिस्तीन में जो युद्ध छिड़ा हुआ है, इसके चलते देखो इजराइल जो यूक्रेन का क्षेत्र है और जो आपका फिलिस्तीन का क्षेत्र है, यहां अशांति फैली हुई है। तो यहां जब इतनी अशांति फैली हुई है युद्ध के चलते, क्या लोग यहां रहना चाहेंगे, बोले बिल्कुल नहीं रहना चाहेंगे। तो ये भागेंगे यहां से, यहां भागेंगे तो उसी को प्रवसन बोला जाता है भाई, है ना। तो देखो यहां प्रवसन की दिक्कत आपको दिखाई देगी। और जनसंख्यात्मक भी होता है, ये तो पहले ही समझा दिया कि जनसंख्यात्मक का मतलब यह है, यहां आपको देखना है कि कार्यशील जनसंख्या और आपको वृद्ध जनसंख्या दोनों में अनुपात, आपको एक विशिष्ट जो जनसंख्या होती है, कभी भी आपने देखा है कि जो वृद्ध आयु 60 प्लस होता है, ये प्रवसन नहीं करता है आसानी से, है ना, यह वर्ग। तो प्रवसन कौन वर्ग करता है, जो कार्यशील जनसंख्या होती है 15 से आपका और मोस्ट प्रोबेबली 40 साल तक का उम्र का व्यक्ति। तो ये जब प्रवसन करता है तो यह आयु वर्ग जहां ज्यादा मौजूद होगा, तो यह काम की तलाश में ज्यादा भागेगा, है ना। काम की तलाश में जब ज्यादा भागेगा तो यहां से प्रवसन की जो संख्या है, जो मात्रा है, वो इंटेंसिटी ज्यादा दिखाई देगी। ठीक। अब विकासात्मक कार्य, विकासात्मक कार्यों के चलते जैसे जहां बड़े बड़े बांध बनेंगे, बड़े बड़े उद्योगों का, है ना, निर्माण होगा, या SEZ आदि इनका जब विकास होगा, तो देखो यहां पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। जब यहां रोजगार के अवसर पैदा होंगे तो लोग यहां पर आएंगे रोजगार के लिए, आएंगे तो भैया रहेंगे कहां, रहेंगे तो यहीं पे। अब गांव से डेली अप डाउन थोड़ी करेंगे, तो बोले इसके चलते भी देखो माइग्रेशन बढ़ता है। अब आपको बताना है कि ये जो प्रवसन के कारण हैं, इन कारणों पर ही प्रश्न बनाया गया था। लेकिन अगर प्रश्न आपका इन कारणों पर आता है और कारणों के कारण, इन प्रवसन के कारण जो चुनौतियां इन शहरी क्षेत्रों में पैदा होती हैं, अभी आगे देखो क्वेश्चन आएगा अर्बनाइजेशन का। तो अर्बनाइजेशन में एक फैक्टर यह भी काम करता है कि प्रवसन के चलते जो इन अर्बन एरियाज में लोग आते हैं, आने के संदर्भ में यहाँ देखो जो शहरीकरण से पैदा होने वाली चुनौतियां हैं वो दिखाई देती हैं। सरकार फिर देखो शहरीकरण की एक नई चुनौती से जूझती है। ठीक। तो अभी हमें प्रवसन के कारणों पर ही चर्चा करनी थी। यह कारण बताते हुए फिर बताना है कि प्रवसन आपको जो 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, इसमें से प्रवास या गतिशीलता के लिए यह प्रासंगिक लक्ष्य हैं सारे के सारे, वो भी सारे के सारे नहीं, 11 जो प्रमुख रूप से लक्ष्य हैं, ये इनकी गतिशीलता को बनाए रखने के लिए देखो निर्धारित किए गए हैं। और यहां सरकार को अपने नीतिगत स्तर पर, चाहे वो पॉलिटिकल स्तर पर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पर हो, सभी जगहों पर एक कोऑपरेटिव ढंग से कार्य करना पड़ेगा, तभी इसके सकारात्मक आपको जो परिणाम है वो दिखाई देंगे। ठीक। तो ये कंक्लूड कर सकते हो आप इस तरीके से इस आंसर को। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का ढांचा संघात्मक है परंतु उसकी आत्मा एकात्मक है, इसको कैसे डील करोगे भाई। देखो संघात्मक ढांचा है और इसकी आत्मा एकात्मक है, तो यह प्रश्न लिखने का सबसे अच्छा तरीका है, पहले हम बता देंगे संविधान के संघात्मक लक्षण कौन कौन से हैं। पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में कौन कौन से ऐसे जो लक्षण हैं संविधान के हमें दिखाई देते हैं, कौन से प्रावधान हैं जो संघात्मक है। दूसरा, कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो संविधान को एकात्मक बनाते हैं। फिर आपको ये नहीं बताना है कि ये संघात्मक एकात्मक, आपको जब अपना कंक्लूड करना है तो ये बता देना है भाई संतुलन है दोनों में, है ना, दोनों में संतुलन लगातार बनाने की कोशिश की जाती है। कहीं कहीं पर ज्यादा एकात्मक दिखाई देता है, कहीं कहीं पर ज्यादा संघात्मक दिखाई देता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है कैंडिडेट ने किया है क्या इसी तरीके से। तो पहले बताया देखो आर्टिकल 1 में जो आपका भारत राज्यों के संघ के रूप में बताया गया है। अब आगे बता दिया है कि कुछ विद्वान हैं जो इसे संघात्मक से अधिक एकात्मक मानते हैं।
लेकिन हम बताएंगे कि पहले संघात्मक लक्षण देखो कौन कौन से हैं। पहला लक्षण है संविधान की सर्वोच्चता। जहां जहां देखो संविधान को सर्वोपरि माना गया है उसे आप एकात्मक नहीं कह सकते हो, है ना, संघात्मक कह सकते हो, क्योंकि अंतिम शक्ति किसके पास है? संविधान के पास है। इसके अलावा लिखित है और कठोर संविधान है हमारा। जो भी है देखो लिखित है हमारे पास, लिखित आधार पर आप दावा कर सकते हो जो भी आपको करना है, और उसके बाद बड़ा संविधान है हमारे पास और स्वतंत्र न्यायपालिका है। ये सारे जो प्रोविजंस हैं ये आपके देखो फेडरल स्ट्रक्चर जो होता है आपका, जो संघात्मक लक्षण होता है, इसके ही सारे प्रावधान होते हैं। ये किसी भी संघात्मक जो जो राष्ट्र है, जो संघात्मक संविधान है, वहां ये जो मूल लक्षण है जरूर पाए जाएंगे। और ज्यादा संघात्मक देखो संविधान किसका है? यूएसए का है। अब यूएसए का है तो यूएसए में आपको देखना है कि ये सारे देखो तत्व मौजूद हैं कि नहीं। वहां पर संविधान की सर्वोच्चता भी है, लिखित और कठोर संविधान भी है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी आपको दिखाई देगी। इसके अलावा जो 7वीं अनुसूची डिसाइड की गई है, 7वीं अनुसूची में केंद्र के, राज्य के और संवर्ती सूची, इस तरीके से अलग अलग विषय स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिए गए हैं। और विषयों का विभाजन दिखाता है कि संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है ना, कि आपको देखो इन विषयों पर आपको कानून बनाने का अधिकार है। भाई राज्य सरकार से बता दिया गया ये आपके विषय हैं, केंद्र सरकार से बताया गया ये आपके विषय हैं। फिर संविधान की परिवर्तनशीलता, लगातार देखो संविधान संशोधन भी होता रहता है। यदि रिजिडिटी आपको दिखाई देती, रिजिडिटी होने के संदर्भ में क्या आप संशोधन कर पाते? बोले नहीं कर सकते थे। तो ये देखो संविधान की फ्लेक्सिबिलिटी है और ये संघात्मक लक्षण को दर्शाता है। ये हो गए भैया संघात्मक प्रावधान कुछ बताए। फिर हम एकात्मक प्रावधान बताएंगे। तो वहां आप बता सकते हो केंद्र ज्यादा मजबूत दिखाई देता है। कहां कहां पर? एक तो संवर्ती सूची पर देखो यदि विवाद होगा तो केंद्र की बात मानी जाएगी। दूसरा अवशिष्ट शक्तियों पर अधिकार किसका है? बोले केंद्र का ही है। तीसरा देखो एकल संविधान या एकल नागरिकता, ये सारे प्रावधान क्या दिखाते हैं? केंद्र को मजबूत दिखाते हैं। तीसरा आप बताओगे कि विनाशकारी राज्य की बात की गई है यहाँ पर। जैसे अमेरिका का जो संविधान है वह आपका देखिए जो अविनाशकारी राज्य, विनाशकारी राज्यों का विनाशकारी केंद्र होता है, ठीक है, जो बोला जाता है। यहाँ विनाशकारी राज्य तो है, यानी कि राज्य 1 से 2 बनाए जा सकते हैं, 2 को जोड़ के 1 किया जा सकता है, सब केंद्र के पास शक्ति होती है। लेकिन जो केंद्र है वो अविनाशी होता है, मतलब उसका विनाश नहीं हो सकता है। तो ये दिखाता है कि केंद्रीय लक्षण जो है वो संविधान में ज्यादा मजबूत रखा गया। हालांकि इसके भी रीजन था, इसका रीजन ये था कि राष्ट्र की जो एकता अखंडता है इसको भी बनाकर रखना था, क्योंकि उस समय क्षेत्रवाद जैसी घटनाएं अभी पीछे पढ़ा कि बहुत ज्यादा पनप रही थी, तो राष्ट्र के पुनः एक विभाजन का एक डर भी था संविधान निर्माताओं को, इसलिए यह प्रावधान रखा गया था। फिर देखो राज्य सूची के विषयों पर जो केंद्रीय शक्ति का विस्तार किया गया है, ये भी कई प्रोविजन आप पढ़ते हो। फिर आपातकालीन उपबंध बताओगे। आपातकालीन उपबंधों में राज्य की जो विधायिका होती है उस विधायिका पर भी आप देखते हैं अंततः किसका अधिकार हो जाता है? भारतीय संसद का अधिकार हो जाता है। और राज्यपाल का पद, अब राज्यपाल के पद पर भी देखो लगातार इसकी आलोचना होती रहती है। क्या बोला जाता है? इसे केंद्र का एक एजेंट बोला जाता है, राज्य का एक एजेंट बोला जाता है ना। और इसकी जो वीटो शक्ति होती है, इसके अलावा जो आपके विधानमंडल में कोई भी कानून लाया जाता है तो आर्टिकल 201 पर देखो लगातार चुनौती दी जाती है यहाँ पर। फिर अखिल भारतीय सेवाओं को लेकर के, हालांकि अखिल भारतीय सेवाओं को लेकर के राज्य सरकारें आरोप तो लगाती रहती हैं, लेकिन जैसे सरकारी आयोग और पुंछी आयोग हमने पढ़ा, और अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं इन्हें आपका भारतीय संघवाद के लिए अनिवार्य माना गया है। ये संघीय लक्षण को, भारत के संघीय ढांचे को और मजबूत करती हैं, लेकिन राज्य सरकारें तो इस पर चिंताएं जाहिर करती हैं। तो ये देखो आपको बताना है संघात्मक लक्षण, एकात्मक लक्षण। फिर आपको दोनों में संतुलन बताते हुए बता देना है कि सरकार के द्वारा लगातार देखो प्रयास किया जा रहा है यहां संघात्मक व्यवस्था बनी रहे। और इसके लिए देखो आपके कुछ प्रमुख आयोग, सरकारी आयोग आपको कोट करना है। पुंछी आयोग देखो आपको कोट कर देना है, यहां पर ध्यान से सुनना। पुंछी आयोग कोट करो, सरकारी आयोग कोट करो, वेंकट चलैया आयोग के बारे में आप बताओ। ये सब प्रोविजन जो सरकार के द्वारा किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं? ताकि केंद्र और राज्य के बीच में जो समन्वय है ये बना रहे, ठीक है। इसके बाद कुछ आपको सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस भी आप बता सकते हो, जैसे केशवानंद भारती में जो मौलिक ढांचा है, तो भारतीय संघवाद को मौलिक ढांचा के अंतर्गत माना गया था, ठीक, ये भी आप बता सकते हो। और इस तरीके से आपको कंक्लूड कर देना है अपना आंसर, ठीक। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द रीजंस फॉर स्प्रेड ऑफ चाइल्ड मैरिज इन इंडिया, डिस्कस इट्स, क्या लिखा हुआ है, इम्पैक्ट, डिस्कस इट्स इम्पैक्ट एंड आल्सो सजेस्ट मेजर्स टू स्टॉप इट। अब देखो यहाँ क्वेश्चन की डिमांड क्या है? क्वेश्चन की डिमांड ये है कि जो चाइल्ड मैरिज एक्ट है, देखो चाइल्ड मैरिज एक्ट नहीं, जो चाइल्ड मैरिज है, बाल विवाह है, इस बाल विवाह के भारत में कारण क्या क्या है? क्यों भैया बाल विवाह इतना भारत में फैला हुआ है, विद्यमान है, तो इसको बताना है। फिर इस चाइल्ड मैरिज के कारण क्या इंपैक्ट पड़ता है ना, क्या इंपैक्ट पड़ता है ये बताना है, परिणाम क्या होते हैं इसके, और क्या सरकार के द्वारा जो यदि कोई निगेटिव परिणाम आपको दिखाई देते हैं तो सरकार के द्वारा
क्या मेजरमेंट, कुछ मेजर उठाए गए इसके लिए, कुछ आपको बताना है कि क्या इसको समाप्त करने के लिए कुछ प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। तो यही देखो प्रश्न की प्रमुख डिमांड है। अब आपको एक एक करके बढ़ना है। तो पहले बताना है कि सबसे पहले हिट कहां करना है, चाइल्ड मैरिज पे। अब चाइल्ड मैरिज बताने से पहले एक अच्छा डेटा देखो यहाँ पर कैंडिडेट के द्वारा यूज किया गया है, और डेटा कहाँ का है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 है आपका, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 का जो डेटा है इसे उठाया है और बताया है कि जो आपका चाइल्ड मैरिज इन इंडिया है हैज डिक्लाइन। एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में एक पॉजिटिव इंट्रोडक्शन देना है और ये बता देना है कि भाई चाइल्ड मैरिज को लेकर के, जो बाल विवाह को लेकर के समस्याएं हमारे यहाँ पर बनी हुई थी, इसका देखो समाधान लगातार सरकार के द्वारा खोजा जा रहा है और उसका रिजल्ट भी हमें दिखाई दे रहा है, और उसका रिजल्ट को हम ऑथेंटिक करेंगे इस डेटा से। किसके द्वारा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के द्वारा। यहां बोला गया कि ये जो डिक्लाइन हुआ है 26.8% से आपका 23.3% पहुंच चुका है, यानी कि 26.8% आपका था जो 23.3% हो चुका है। क्लियर। तो ये देखो आपके पास डेटा होना चाहिए और ये डेटा आप यूज कर सकते हो कहीं भी चाइल्ड मैरिज के बारे में जब आप लिखोगे। फिर देखो ये जो डायग्राम बनाया गया है ना, इस डायग्राम से यह दर्शाने की कोशिश की गई है कि 40% से ज्यादा अभी केसेस कहां पर आते हैं, ये जो एरिया है ध्यान से देखना, ये जो एरिया है यहाँ 40% से ज्यादा केसेस अभी भी आते हैं। फिर 20 से 30% के आसपास केसेस इस एरिया में आते हैं और 10 से 20% के केसेस आपके इस एरिया में दिखाई देते हैं। तो ये तीन देखो प्रमुख आपके देखो डायग्राम के माध्यम से यह दर्शाने की कोशिश की गई है कि कहां कहां पर चाइल्ड मैरिज से जुड़ी हुई समस्याएं आपको दिखाई देती हैं। बहुत बढ़िया तरीका है, एग्जामिनर को ना अगर आगे कुछ पढ़ेगा भी नहीं ना, अगर इस तरीके का डायग्राम आपने बना दिया ना तो आप +1 1-2 नंबर ज्यादा पा जाओगे, ये गारंटी है। अब देखते हैं भाई दूसरा क्या था। दूसरा प्रश्न का डिमांड थी, प्रश्न की देखो 3 भाग थे। एक तो रीजन आपको बताना है, रीजन के बाद में इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। ये शुरुआती स्तर पर आपने क्या किया, एक डेटा के माध्यम से और एक फिगर के माध्यम से चाइल्ड मैरिज के बारे में बता दिया कि किस तरीके से समस्या विद्यमान है हमारे यहाँ। फिर 3 प्रमुख देखो आपको भाग बनाने हैं प्रश्न के। पहला था एक रीजन बताना है, फिर आपको इंपैक्ट क्या है इसका वो बताना है, फिर देखो यहाँ पर इसको सजेशन आपको बताने हैं या जो प्रयास किए जा रहे हैं इसको खत्म करने के लिए चाइल्ड मैरिज को, वो बता देने हैं। तो रीजन क्या क्या रहते हैं, पहला देखो रीजन यहाँ बताया गया है जो पैट्रियार्कल माइंडसेट रहता है, जो पितृसत्तात्मक सोच रहती है, इसके चलते लड़कियों को क्या बोला जाता है, लड़कियों को बोला जाता है कि भाई ये सीन एज ए बैगेज है ना, जो गर्ल चाइल्ड होती हैं वो एक बैगेज की तरह देखी जाती हैं। और इसके अलावा यहां पर लगातार बात की जाती है कि ये अपने आप में क्या है, लड़कियां एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो जल्दी इनसे छुटकारा पाना चाहता है परिवार, और छुटकारा पाने के संदर्भ में इनका जल्दी से जल्दी विवाह कर दो। ये होता है आपका पैट्रियार्कल माइंडसेट, और पैट्रियार्कल माइंडसेट के चलते कम उम्र में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती है। दूसरा है भैया सोशल। अब सोशल, अगर आपको सोशल एंगल दिखाना है, एक तो सामाजिक जो दबाव रहता है ना, समाज में लगातार आप देखते होगे प्रश्न करते रहते हैं कि भाई शादी कब करोगे। दूसरा एक होता है कि अलग अलग जो समुदाय है उसके समाज में अलग अलग रीति रिवाज मौजूद होते हैं। तो यहाँ कैटेगरी वाइज अगर आप SC ST वगैरह में देखोगे तो यहाँ पर जो रेशियो है चाइल्ड मैरिज का वो ज्यादा दिखाई देता है। ज्यादा दिखने का रीजन क्या है, एक तो यहाँ पर जो एजुकेशन का लेवल है बहुत कम रहता है, एजुकेशन बहुत कम रहती है, अवेयरनेस कम रहती है, इसके चलते यहाँ परसेंटेज भी अधिक दिखाई देगा। तीसरा है देखो कल्चरल। अब कल्चरल में आपको राजस्थान का कल्चर देख लेना है, हरियाणा का कल्चर देख लेना है। ये कल्चर जो हैं ये चाइल्ड मैरिज को प्रमोट करते हैं। यहाँ इन्होंने ऐसे प्रोविजंस बना रखे हैं जिसके चलते ये चाइल्ड मैरिज को अपने यहाँ पर क्या करते हैं, समर्थन देते हैं, सपोर्ट करते हैं। किसके माध्यम से, अपने यहाँ की संस्कृति के माध्यम से। ठीक है। दूसरा आप बता सकते हो कि जो पर्सनल लॉ ऑफ मुस्लिम है यह अनुमति देता है कि 13 साल मिनिमम एज डिसाइड करता है कि भैया 13 साल में आप विवाह कर सकते हो। तो यह भी क्या करता है भैया, समर्थन करता है चाइल्ड मैरिज को। फिर देखो पुअर जो लिटरेसी है इसके चलते है ना, वुमेन जो होती हैं हाई रिस्क पे रहती हैं, और इसके कारण देखो एक तो लेजर अवेयरनेस रहता है राइट्स को लेकर के और ड्यूटीज को लेकर के उनके। ये कुछ प्रमुख कारण होते हैं जिनके चलते आपको चाइल्ड मैरिज दिखाई देती है। फिर देखो इसके इंपैक्ट क्या क्या होते हैं। इंपैक्ट में पहला आपको बताना है जो आपके हेल्थ पर इंपैक्ट पड़ता है। देखो यदि महिला की या किसी बच्चे की कम एज पे शादी होगी तो उसकी हेल्थ पर बहुत सारे इंपैक्ट पड़ते हैं, वो भी बुरे प्रभाव दिखाई देते हैं। जैसे बुरे प्रभाव में आपको देखो मेंटल ट्रॉमा दिखाई देगा, एक कम एज की बच्ची होगी एक मेंटल जो ट्रॉमा होता है उससे झेलेगी, और पुअर हेल्थ है ना, जो हेल्थ इश्यूज आएंगे इसके साथ में, और भी बहुत सारे, जैसे हाई मैटरनल जो मातृत्व जो मृत्यु दर होती है ये बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि कम एज में प्रेगनेंसी जैसी समस्याएं आएंगी, इसके चलते जो मातृत्व मृत्यु दर है यह भी बढ़ेगी। फिर दूसरा आप बताओगे कि जो रूरल अर्बन डिवाइडेड है ना, रूरल अर्बन ऑलरेडी देखिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो विभाजन है वो बहुत अधिक है, और यह चाइल्ड मैरिज के चलते यह और बढ़ सकता है, ये एक इंपैक्ट पड़ सकता है।
फिर आप बताओगे सोशल, सोशली देखो एक रेप के केसेस, एब्यूजिव जो आप समझिए गाली गलौज जैसी घटनाएं होती हैं, है ना, महिलाओं के साथ मोलेस्टेशन जैसी घटनाएं होती हैं, यंग एज में इसका भी सामना करना पड़ेगा। महिलाओं के फंडामेंटल राइट्स जो होंगे वो बाधित होंगे, फंडामेंटल राइट्स के बारे में जब जानकारी ही नहीं है, ठीक है। अब आगे आगे और बताओगे जो लो एजुकेशनल अटेनमेंट, अब ये क्या होता है, देखो इसको ऐसे समझो, जो इनरोलमेंट रेशियो होता है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, बच्चियों का आप देखते होंगे कि जैसे वह 10th में अगर पढ़ती है, अब 10th में अगर पढ़ती है, उसकी शादी कर दी जाती है, तो शादी करने के बाद उसकी पढ़ाई लिखाई भी किनारे रखी रह जाती है ना। तो पढ़ाई लिखाई जब किनारे रखी रह जाएगी तो ग्रॉस इनरोलमेंट जो रेशियो है वो खत्म होगा, और इसके चलते लो एजुकेशन अटेनमेंट आपको दिखाई देगा। ठीक, समझ में आया? तो सारे पॉइंट्स देखो आपको क्लियर हुए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जब इंपैक्ट इतना बुरा है, बोले देखो रीजन जो है वो समझ में आया, इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है ये समझ में आया। अब इसको देखो खत्म करने के लिए क्या मेजर उठाए गए हैं ना, क्या 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 प्रयास किए गए हैं इसको खत्म करने के लिए, चाइल्ड मैरिज के लिए। तो पहला तो देखो लीगली क्या क्या कोशिश की गई है सरकार के द्वारा, कुछ कानून वानून है क्या? बोले देखो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है। यहाँ आपको पता होना चाहिए कि लड़कों की जो न्यूनतम आयु है वह 21 वर्ष है, लड़कियों की जो न्यूनतम आयु है 18 वर्ष है। हालांकि इसको लेकर जो कानून बना है, अभी लड़कियों की भी न्यूनतम आयु कितनी, 21 करने की बात की गई है। ठीक, क्लियर? तो ये देखो एक कानून है हमारा प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, और उसके बाद में आपको पॉक्सो एक्ट के बारे में भी बताना है, या भी चाइल्ड मैरिज को देखो रोकता है ना। आगे अगला अगला फिर आप बताओ, पहला तो आपने बताया लीगल, है ना, जो भी वैधानिक स्तर पर जो प्रयास किए गए, फिर सरकार के द्वारा कोई स्कीम्स वगैरह अगर चालू की गई हैं इसे रोकने के लिए चाइल्ड मैरिज को, वो बता दो। इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बता सकते हो आप, और क्या बता सकते हो, मिशन शक्ति बता सकते हो, और कौन सी स्कीम है, सुकन्या समृद्धि के बारे में बता सकते हो। बहुत सारी स्कीम है जो आपको याद आती हैं, 3 से 4 आपने स्कीम्स बता दी। फिर आगे देखो सोशल लेवल पर, सोसाइटल लेवल पर, यहाँ लोगों का माइंडसेट जो एटीट्यूड है वो चेंज करना बहुत जरूरी है। आप लाख कानून बना लो, आप लाख योजनाएं ले आओ, जब तक आप लोगों की सोच, लोगों के एटीट्यूड में चेंज नहीं लाओगे, तब तक आप क्या कर सकते हो, इस समस्या का समाधान नहीं पा सकते हो। इसीलिए लोगों के एटीट्यूड पर काम करना पड़ेगा, सोशल रिफॉर्म पर काम करना पड़ेगा, माइंडसेट बदलना पड़ेगा। यहाँ एनजीओज आपके काम कर सकते हैं, लोकल कम्युनिटी आपकी जो होती है वो कार्य कर सकती है, क्लियर, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं ये कार्य कर सकते हैं, है ना। इस पर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर इंडिविजुअल लेवल पर देखो आप अवेयरनेस बढ़ाने का काम करो, लोगों को, जो महिलाएं हैं बच्चियां हैं इनके राइट्स और ड्यूटीज बताओ। इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, इन्हें हायर इंस्टीट्यूट के लिए, एजुकेशन के लिए आप इनको क्या कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो। इस संदर्भ में ना तो ये देखो चाइल्ड मैरिज का शिकार होंगे, और ना ही इसके कारण जो इंपैक्ट आपको दिखाई देते हैं निगेटिव, उनसे भी प्रभावित नहीं होंगी। ठीक है, तो ये सारे देखो प्रयास किए जा सकते हैं, ये सारे प्रयास आप करोगे तभी जाकर के आप चाइल्ड मैरिज जैसी समस्याएं हैं इसका समाधान खोज सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगले प्रश्न पर, लास्ट क्वेश्चन है आज का। यह क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्कस द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम अर्बनाइजेशन। अब देखो अर्बनाइजेशन से जो पैदा हो रही हैं समस्याएं, इनके सॉल्यूशन पर प्रश्न पूछा गया है, और कितने शब्दों में लिखना है, 125 शब्दों में लिखना है। तो ज्यादा फोकस कहां है, बोले ज्यादा फोकस है सॉल्यूशन पर। तो सॉल्यूशन बताने के लिए हमें प्रॉब्लम जो है इन ब्रीफ तो बतानी पड़ेगी। तो बोले प्रॉब्लम के लिए हम 50 से 60 शब्द ले लेंगे, और बचे हुए 80 से 90 शब्द हम कहां खपाएंगे, हम खपाएंगे सॉल्यूशन पर। ठीक है, ये देखो हमने तुरंत यहाँ पर देखो एक फ्रेमवर्क बनाया, फ्रेमवर्क के साथ ये समझ में आया कि हमें कैसे इस प्रश्न को टैकल करना है। अब समझते हैं, पहले अर्बनाइजेशन के बारे में बता दिया कि अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है। अर्बनाइजेशन देखो एक मूवमेंट ऑफ पीपल है फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया टू बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना। स्वाभाविक सी बात है कि अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जीवन शैली है, इसे बेहतर करने के संदर्भ में रूरल एरिया से अर्बन एरिया में लोगों का विस्थापन होता है, इसे शहरीकरण या अर्बनाइजेशन कहा जाता है। और डेटा है हमारे पास कि लगभग 31.6% जो टोटल पॉपुलेशन है यह अर्बन एरिया में रहती है। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन का 31.6% अर्बन एरिया में रहता है। ये बहुत बेसिक सी समझ हो गई, और एक बढ़िया इंट्रोडक्शन हो गया 20 से 25 शब्दों में, 20 शब्दों में। फिर देखो, फिर जो प्रॉब्लम्स आपकी होती हैं, अराइज होती हैं, ये समझा दी। एक ये फिगर बहुत अच्छा है, फिगर ये अच्छा है कि अर्बनाइजेशन का जो ट्रेंड है ये समझा रहा है। ये समझ में आ रहा है कि 2021 2011 की स्थिति, 2030 की और 2050 की स्थिति जो है वो 60% तक होने वाली है संख्या। अभी हम कहां पर हैं, 31.6% के आसपास हैं 11 के अनुसार। 30 में हम 40 हो जाएंगे, और आगे 50 तक जाते जाते 60% हो जाएगा। तो ये अर्बनाइजेशन का ट्रेंड समझना है। तो जो चैलेंजेस हम आज फेस कर रहे हैं, ये चैलेंजेस बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं, यहां से ये समझ में आया। बोले कौन कौन से चैलेंजेस हैं, देखो ओवर क्राउडिंग के चलते क्या क्या होता है। एक तो देखो आपका स्लम्स एरिया जो है, यहाँ पर स्लम्स एरिया बढ़ते हैं, क्योंकि जो मजदूर वर्ग आता है वो स्लम एरियाज में रहता है, और उसके सामने अनहाइजीनिक कंडीशन रहती है, हेल्थ इश्यूज रहते हैं। हेल्थ इश्यूज के चलते वहां पर जो वर्ग है वो एक्सप्लॉयटेशन होता है, वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन होता है, यह भी आप जानते हो।
माइग्रेशन की देखो एक समस्या है एक अलग, क्योंकि जब कोई भी वर्ग आता है अर्बन एरियाज में तो एक माइग्रेशन का शिकार होता ही है, पीछे समझाया था पूरा, है ना, कि रोजगार के अवसर तलाशते हुए पहुंचता है ना, बेहतर सामाजिक जो आपकी सोशल जो लाइफ देखता है, यहाँ की अच्छी सोशल लाइफ देखता है, तो उस संदर्भ में देखो यहाँ भागता है, तो माइग्रेशन की समस्या है। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करने के संदर्भ में भागता है। और आप बताओगे अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी, क्राइम्स, ये सारी जो समस्याएं हैं आपको क्या बताना है, ये सारी समस्याएं भी जो स्लम एरियाज हैं, जो आपके अर्बन एरियाज है, अर्बनाइजेशन के कारण में जहां गैदरिंग बहुत ज्यादा होती है पॉपुलेशन की, वहां ये सब समस्याएं, पॉवर्टी भी दिखाई देगी आपको, क्राइम भी दिखाई देगा। आया था अपनी पॉवर्टी को दूर करने, लेकिन यहां आकर के स्वतः वो पॉवर्टी से जूझता है। ठीक, आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये हमने इन ब्रीफ क्या किया, उसकी प्रॉब्लम्स को बता दिया। अब ये चाहो तो आप इसको और डिस्क्राइब करो, और नहीं भी करने की जरूरत है ना, नहीं भी करोगे तब भी काम चल जाएगा। कारण क्या है, कारण है भैया 125 शब्दों में लिखना है और हमें सोल्यूशन पर फोकस ज्यादा करना है। प्रॉब्लम्स हमने इन ब्रीफ बता दी, और सबसे बढ़िया तरीका देखो ये प्रेजेंटेशन करने का जो तरीका है, आप लोग भी सीखो। इस तरीके से प्रेजेंट करोगे तो ज्यादा से ज्यादा चीजें कम शब्दों में आप कह पाओगे। ठीक, अब देखो जब सॉल्यूशंस बताने हैं तो बताओ भाई, गुड गवर्नेंस को प्रमोट करो उन जगहों पर, है ना, जो अर्बनाइजेशन से प्रभावित हैं, है ना, जो निगेटिव इंपैक्ट से प्रभावित हैं। ई गवर्नेंस को आप प्रमोट करो। फिर स्लम्स एरिया में क्या कर सकते हो, स्लम एरियाज में आप देखो पीएम आवास योजना को लागू करो, लाइट वेट जो आपका हाउसिंग प्रोजेक्ट है इसे लागू करो। ठीक है, स्मार्ट सिटी जो लेकर आए हो आप, स्मार्ट सिटी जैसे प्रोविजंस आप इन एरियाज में लागू करो। तो ये स्लम एरियाज के लिए देखो प्रावधान करने की जरूरत है। और जो बेसिक नीड है, जैसे जो अनहाइजीनिक सिचुएशन वहां पर बनी हुई है, इसे खत्म करो। फिर आप बताओ, जो स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया जैसी स्कीम है, इसके माध्यम से जो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है इसको बढ़ाओ भाई, इसको सॉरी डिपेंडेंसी को खत्म करो। जो रूरल एरिया से, एक बात बताइए, रूरल एरिया से लोग अर्बन एरियाज की ओर क्यों आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो फाइनेंशियल दिक्कत है, फाइनेंशियल जो डिपेंडेंसी है वो शहरी एरियाज पर पड़ी बनी हुई है। तो उसके चलते ही वो क्या करते हैं, अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के संदर्भ में भागते हैं शहरों की ओर। तो इसे खत्म करो। जो आप स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसी स्कीम्स ला रहे हो, इन स्कीम्स से ग्रामीण युवाओं को जोड़ो, है ना, ग्रामीण युवाओं में पर्याप्त पोटेंशियल होता है, इन्हें जोड़ने की कोशिश करो। फिर स्किल डेवलपमेंट, जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, इसको लागू करो। हेल्थ के संदर्भ में देखो जो मिशन इंद्रधनुष है, या दिल्ली का एक सफल प्रोजेक्ट है मोहल्ला क्लिनिक को और शहरों में या और स्टेट्स में भी लागू करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री जो जन औषधि है, इसे लागू करो। तो जो हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, इन हेल्थ इश्यूज पर देखो, एक तो जो भी आपका मजदूर क्लास होता है, एग्जाम्पल के तौर पर स्लम एरियाज में होता है, यह अगर किसी भी हेल्थ इश्यू से जूझ रहा होता है तो उसके पास इतना पैसा नहीं होता है कि बड़े बड़े चिकित्सकीय अस्पतालों में जाकर के अपना इलाज कराए। तो यहाँ ये जो स्कीम है ना, मोहल्ला क्लिनिक, जन औषधि, ये सब कार्य कर सकती हैं और कारगर हो सकती हैं कि इनकी स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया जा सके। फिर एजुकेशन के संदर्भ में बताना है कि एजुकेशन में आप आंगनबाड़ी स्कीम को लागू कर सकते हो और मिड डे मील जैसी स्कीम को लागू करो, ताकि लोग क्या करें, लोग भाई रहकर पढ़ाई करें, शिक्षित होंगे तो शिक्षित होने के संदर्भ में वो अपने रोजगार के लिए कहीं इधर उधर भटकेंगे नहीं, है ना। स्किल डेवलप करो उनके भीतर, उन्हें शिक्षित करो, ताकि अपने यहाँ पर ही मौजूद जो पोटेंशियल है उसका वो पूरी तरीके से दोहन कर सकें। यहाँ एक कॉन्सेप्ट देखो, हम स्मार्ट सिटी बनाने की लगातार बात कर रहे हैं, इसके साथ अगर स्मार्ट विलेज पर काम किया जाए ना, यदि स्मार्ट सिटी के साथ स्मार्ट विलेज पर काम कर लिया जाए तो और बेहतर हो सकता है ना। यहाँ पर जो आपने एक मॉडल पढ़ा होगा, पूरा मॉडल, है ना, ये भी देखो आपको कोट करना है। पूरा मॉडल जो किसके द्वारा दिया जाता था, एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा जो पूरा मॉडल दिया गया, तो उसको भी लागू किया जाना चाहिए। अब जॉब इंप्लायमेंटेशन के लिए, सॉरी जॉब और एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या कर सकते हो, मनरेगा बहुत ही कारगर और सफल योजना है। क्यों है, क्योंकि यह ग्रामीण क्षेत्रों में देखो यह मनरेगा योजना लाई गई थी और निश्चित समय के लिए रोजगार दिया गया था। अब निश्चित समय के लिए रोजगार दिया गया तो बोले जब लोगों को रोजगार उनके गांव के पास ही मिल जाएगा, घर के पास मिल जाएगा, तो लोग बाहर क्यों भागेंगे। तो ये देखो अर्बनाइजेशन जैसी समस्या को भी समाप्त किया जा सकता है, और जो एम्प्लॉयमेंट की समस्या थी, अनएम्प्लॉयमेंट की सॉरी, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या का समाधान भी देखो खोजा जा सकता है इस मनरेगा से। तो मनरेगा पर आप देखते होंगे लगातार सरकार क्या है, बजट में बजट दर बजट क्या करती रहती है, बढ़ाती रहती है पैसा। क्यों, क्योंकि जानती है कि इसके परिणाम क्या है, बहुत बेहतरीन है। फिर देखो आप जब इसको आंसर को कंक्लूड करोगे तो कंक्लूजन में अपने पास कीवर्ड है यहाँ पर एसडीजी 11। एसडीजी 11 आप जानते हो ना, इंक्लूसिव अर्बनाइजेशन के लिए जो बात की जाती है, तो एसडीजी 11 के साथ में आपके पास कीवर्ड होना चाहिए अर्बनाइजेशन जैसे प्रश्न पर जब निष्कर्ष लिखोगे तो ये जरूर उसको शामिल किया करो। चलो फिर आज के देखो हमने जो प्रश्न है वो डिस्कस कर लिए हैं, थोड़ा सा बीच में गैप हो गया लेकिन अब कंटिन्यू हर संडे को रखेंगे। अब हम पेपर 2 स्टार्ट कर चुके हैं, पेपर 2 में देखो एंट्री कर चुके हैं। आज एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया कि भारतीय संविधान का जो ढांचा है
वो संघात्मक है, परंतु इसकी जो आत्मा है वो क्या है, एकात्मक है। ठीक, ये प्रश्न हमने डिस्कस किया। आगे कंटिन्यू पेपर 2 करेंगे, फिर पेपर 3 भी कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके से देखो डिस्कशन कंटिन्यू रहेगा। हर संडे को देखो ये डिस्कशन मिल जाता है। मंडे टू फ्राइडे क्या है, आपको क्वेश्चंस डेली 3 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। 3 क्वेश्चंस के आंसर लिखने होते हैं मंडे टू फ्राइडे, और अगले 48 घंटों के भीतर आपके आंसर्स चेक होकर के आपको मिल जाते हैं। फीडबैक अच्छा मिलता है, आपको कोशिश की जाती है फीडबैक बेहतर से बेहतर दिया जाए। इसके बाद फिर वही जो प्रश्न होते हैं, कुछ अच्छे प्रश्न उठा करके आपसे संडे को डिस्कशन कर लिया जाता है। और आपकी वर्ड हिस्ट्री की क्लासेस चल रही है, वह भी आप देख रहे होंगे। और बचा हुआ देखो जो पेपर 6 का पार्ट है, पेपर 6 में आपको बताया था ना एनवायरमेंट का पार्ट रह गया है। एनवायरमेंट का पार्ट जल्दी ही वो कंप्लीट कर लिया जाएगा, 3 से 4 क्लासेस और लगेंगी, फिर पेपर 6 भी आपका लगभग पूरा का पूरा जो हमारे दृष्टिकोण से जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। चलो फिर आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।